बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्स अकेडमी LMS, हेड ऑफिस जौहर टाउन। लास्ट टाइम हम पहुंच चुके थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने ये देखा कि वाटर जो है इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, लेकिन जब ये आइस फॉर्म करता है तो आइस का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल होता है। इट हैज़ एम्प्टी स्पेसेस। एम्प्टी स्पेसेस का ओरिजिन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उन एम्प्टी स्पेसेस की वजह से ice floats over water. Water starts freezing from the surface downwards in a lake. और इसी वजह से ये आइस जो कि इंसुलेटर है, ये अपने नीचे एक वाटर जो है उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन रखती है और वो कभी जमता नहीं है। ये सब बातें हमने लास्ट टाइम देखी। आज हम आगे चल रहे हैं और लिक्विड्स के हवाले से हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ की, जिनमें से पहली है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ एवेपोरेशन, ये हमें पता होना चाहिए। यूजुअली ये आसान टॉपिक कंसिडर किया जाता है। जी हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं और उसके अंदर हम कहते हैं कि आपको नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं, क्योंकि पार्शियल प्रेशर डाल्टन्स लॉ से रिलेटेड है, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन एक सवाल आया था और वो मैंने करके भी दिखा दिया था। फिर दोबारा से बता देता हूँ। आपको दी गई हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन दी गई है, उसके कुछ मोल्स दिए हैं, ऑक्सीजन के कुछ मोल्स दिए हैं, मीथेन के कुछ मोल्स दिए हैं, और हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर ऐसे निकलेगा कि आप नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को न्यूमरेटर में लिखेंगे और इन सब को जमा कर लें, यानी कि NH2 प्लस NO2 प्लस N मीथेन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स नीचे लिख दें और साथ टोटल प्रेशर आपको गिवन होगा। तो इस तरीके से फार्मूला आप बना लेंगे। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। ऐसे नहीं कहना चाह रहे तो ऐसे भी यह कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। ये सब बातें सही हैं। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स। मोल फ्रैक्शन के हवाले से जनरली ये भी याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन किसी भी सब्सटेंस का वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है। और क्योंकि एक सब्सटेंस में नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ टोटल मोल भी सिर्फ हाइड्रोजन के ही होते, तो हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन 1 आ जाता। और यूजुअली एक कंपोनेंट अगर मिक्सचर में हो तो मोल फ्रैक्शन 1 से कम आता है। ये फ़िलहाल है तो आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन एक सवाल यहाँ से आया हुआ है, इसलिए हमने इसे यहाँ लिख दिया। और साथ ये भी मैं बताता चलूँ कि अगर PMC 2021, UHS 2022 और UHS 2023 या फिर और जो भी आपका वो जो आपके दूसरे बोर्ड्स हैं, जो पेपर कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं जितनी भी पाकिस्तान की, अगर उनमें से किसी में भी कोई ऐसा सवाल इन 2021 से 2023 तक आया है जो कि प्रेस्क्राइब्ड डिस्क्राइब्ड सिलेबस से बाहर है, तो वो हम भी आपसे पेपर में पूछ सकते हैं और उसकी तैयारी अलग से आपने कर लेनी है। पढ़ाने में हम सिलेबस कन्फाइंड रहते हैं, लेकिन वो सवाल आपसे पेपर में पूछने की वजह ये होती है कि आपको ये अंदाज़ा हो कि इस तरह के सवाल आ चुके हैं या आ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा उनके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करके रखें। फ़िलहाल ये आइडिया क्लियर है, तो मैं वापस आ जाता हूँ अपनी डिस्कशन पर, जो कि चल रही है एवेपोरेशन पर। एवेपोरेशन क्या है जी? एवेपोरेशन आप कह सकते हैं कि इट इज़ दी स्पॉन्टेनियस एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड। अब ये काफ़ी सारी बातें मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दी कि आपको सवाल इस तरह आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एवेपोरेशन, या कौन ट्रू नहीं है। तो एवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन है।
एवेपोरेशन में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव द सरफेस, और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जब लीव द सरफेस करते हैं तो यहाँ से पता लगेगा कि एवेपोरेशन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस भी है, एंडोथर्मिक भी है। अच्छा जी, एवेपोरेशन के अंदर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव कर जाते हैं तो इससे फिर होता क्या है, एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, एवेपोरेशन से ठंडक हो जाती है क्योंकि लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स लेफ्ट बिहाइंड। एवेपोरेशन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, एवेपोरेशन को मैं इस तरह लिख रहा हूँ और इसका रिलेशनशिप बना रहा हूँ। एवेपोरेशन सबसे पहले तो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। एवेपोरेशन सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करती है, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। एवेपोरेशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर भी डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन है, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी उतनी एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। कल हमने एक इन्फॉर्मेशन लिखी, आज उसको फिर से देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मौजूद हैं वाटर, HF, अमोनिया, HCl। इनमें से रेट ऑफ एवेपोरेशन मैक्सिमम किसके लिए होगा? HCl के लिए हो जाएगा। रीज़न अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह दिया। नाउ वी आर कंपेयरिंग वाटर विद एथिलीन ग्लाइकोल। अब ये सारे ऑप्शन हो तो अब किसकी एवेपोरेशन सबसे कम होनी चाहिए? एथिलीन ग्लाइकोल हो जाएगा। और अब की बारी हम कहेंगे कि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, इस वजह से इसकी एवेपोरेशन जो है वो कम हो रही है। अब एवेपोरेशन को अगर हम लिंक करें टेम्परेचर के साथ तो हमें ये पता लगता है कि एक ग्राफ अगर जो है ना अगर हम बनाएं, इस तरीके से हम टेम्परेचर जो है वो रख लेते हैं, यहाँ पर एवेपोरेशन रख लेते हैं और इस तरीके से ना ग्राफ बनता है लाइक दिस, एंड पे जाके ऊपर जाता है। ये फॉर एग्जांपल किसी भी लिक्विड के लिए हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर ये वाटर के लिए जो है ना बना दिया है। वाटर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से एवेपोरेशन जो है ना वो तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं करती, पहले इंक्रीज़ जो है वो बड़ा स्लो होता है और फिर आगे जाकर ये इंक्रीज़ जो है ये फास्ट हो जाता है। शुरू में स्लो होता है एवेपोरेशन, टेम्परेचर बढ़ाने से इतना इंक्रीज़ नहीं करती, लेकिन बाद में ज़्यादा हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो लोअर टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर जो कम टेम्परेचर है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो हार्ड टू ब्रेक हैं, उनको तोड़ना मुश्किल होता है क्योंकि अभी तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा है ही नहीं, उसके पास इतनी एनर्जी ही नहीं है। लेकिन जब ये फास्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ब्रेक रैपिडली, वो जल्दी से टूटना शुरू हो जाती हैं। ये हमेशा याद रखना है हमने। फ़िलहाल एवेपोरेशन में अगर आपको जितना मैंने यहाँ लिख दिया उतना पता है तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आपका कोई भी सवाल जो है वो इस हिस्से से गलत नहीं होगा। एवेपोरेशन के साथ एक छोटी सी टर्म और है और उसको कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर जो है ये आप इस तरह कह लें कि pressure of liquid on surface of liquid in equilibrium with liquid। जो वेपर्स हैं, लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड जब वो इक्विलिब्रियम में हो तो फिर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा। इस हालत को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं या डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं।
जब रेट ऑफ एवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाए तो इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम दो टाइप का हो सकता है, स्टैटिक और डायनामिक। ये कैसा है? डायनामिक इक्विलिब्रियम है, बिकॉज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम टू अपोजिंग प्रोसेसेस टेक प्लेस एट द सेम रेट। और केमिस्ट्री में ये भी याद रखिए कि जितने भी इक्विलिब्रियम आएंगे सब डायनामिक होंगे। केमिस्ट्री में कोई भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं हुआ करता। तो ये वेपर प्रेशर के हवाले से हमने जान लिया। अच्छा, वेपर प्रेशर जो है वो हमने इस तरह याद रखना है कि अगर हम एक ग्राफ के फॉर्म में बात करें तो इस तरीके से सिचुएशन चलेगी, इस तरीके से सिचुएशन चलेगी। होगा ये कि जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो कम होता जा रहा होगा और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो ज़्यादा होता जा रहा होगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। उसको आप कह देंगे कि अब जो आप प्रेशर नोट कर रहे हैं वो वेपर प्रेशर है। और वेपर प्रेशर को नोट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं बैरोमीटर या फिर मैनोमीटर। ये शॉर्ट MCQ जो होते हैं ना आसान से, उसमें आ सकता है कि जी वेपर प्रेशर कैसे नोट करते हैं। वेपर प्रेशर का रिलेशन क्या है किस चीज़ के साथ, वो देखा जाए तो वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है और कुछ इसी तरीके से बढ़ता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ वेपर प्रेशर का रिलेशनशिप इन्वर्स है। और इसके अलावा सरफेस एरिया के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या रिलेशनशिप है वेपर प्रेशर का, तो क्या आप बता सकते हैं? वाटर है, वाटर का वेपर प्रेशर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 टॉर है मिसाल के तौर पर एट x डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जनाब। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होगा, क्या लगता है जी? एक वाटर है उसका 100 वेपर प्रेशर है, वाटर का 200 टॉर वेपर प्रेशर है। चाहे वाटर का 100 वेपर प्रेशर हो किसी टेम्परेचर पर, वाटर का 200 टॉर प्रेशर हो वेपर प्रेशर हो किसी भी टेम्परेचर पर, तो क्या बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा? वाटर का वेपर बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है वेपर प्रेशर चेंज होने से, ऐसा सुना है आपने कभी? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 760 टॉर, ठीक है जनाब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो बॉइलिंग पॉइंट याद रखिए कि वेपर प्रेशर के साथ लिंक नहीं करता, सही है जनाब। वेपर प्रेशर अगर बढ़ेगा तो उससे बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ता। वेपर प्रेशर आम तौर पर बॉइलिंग पॉइंट के साथ रिलेटेड नहीं है। चाहे वाटर 100 टॉर पे रखा हो, किसी आम कम ठंडा पानी है, एक गर्म पानी है, ठंडे पानी का वेपर प्रेशर कम है, गर्म पानी का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही रहेगा। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड becomes equal to external pressure, vapor pressure becomes equal to external pressure, this is known as the boiling point of a liquid। boiling point उस वक्त आता है जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। अगर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है तो इस टेम्परेचर को ये जो टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर, टेम्परेचर एट विच मेंशन कर देता हूँ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इज़ नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जनाब। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है फिर वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट की डिपेंडेंस हमें नज़र आ रही है। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की डिपेंडेंस है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। अगर लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जैसा कि आपने देखा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है HF से, HF का ज़्यादा होता है अमोनिया से, अमोनिया का ज़्यादा होता है HCl से। इथाइलिन ग्लाइकोल का सबसे ही ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं। टेम्परेचर का क्या रिलेशनशिप है बॉइलिंग पॉइंट के साथ? तो आप कहेंगे कि भाई नो रिलेशनशिप। टेम्परेचर जितना भी हो, वाटर है मिसाल के तौर पर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100
ही रहेगा, HF है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 19 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, अमोनिया है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट -33.6 ही रहेगा, टेम्परेचर उसका कितना भी रखा हो। सरफेस एरिया के साथ क्या रिलेशनशिप है? कोई रिलेशनशिप नहीं है। एक्सटर्नल प्रेशर के साथ क्या रिलेशनशिप है बताइएगा? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ये बिल्कुल पते की बात आपने बता दी। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर पानी को एज एन एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर रखते हैं 760 टॉर तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर 1489 टॉर रखते हैं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर रखते हैं 700 टॉर तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 98 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर 323 टॉर रखते हैं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 69 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जैसे माउंट एवरेस्ट पर होता है। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर 25 टॉर रख देते हैं तो 23.7 टॉर रख देते हैं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है, एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज़ करने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करता है। और ये जो कंडीशंस हैं जिसमें आप कहते हैं कि बॉइलिंग अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, कम प्रेशर पर आप बॉयल करवाते हैं किसी सब्सटेंस को, इसे नाम दिया जाता है, 4 ऑप्शन देकर पूछ सकता है। मैं फ़िलहाल यहाँ बता रहा हूँ कि इसे वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। आपको पेपर में ऐसा सवाल आ सकता है कि वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या है, एक सवाल, और दूसरा वैक्यूम डिस्टिलेशन के फ़ायदे क्या हैं। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन जो है, एक तो वो क्या कहते हैं, जिसे आप कहते हैं फ्यूल सेविंग करता है, ठीक है जनाब, फ्यूल सेविंग करता है, पैसों की कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, एक तो वो फ्यूल सेविंग कर देता है, और फिर कई दफ़ा अवॉइड्स डीकम्पोजिशन को भी अवॉइड करता है। सही है, कुछ दफ़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमें मिसाल याद रखनी है कि जो ग्लिसरीन है वो एट 290 डिग्री सेंटीग्रेड डीकम्पोजेस, ठीक है जनाब, लेकिन एट 210 डिग्री सेंटीग्रेड 50 टॉर पर बॉइल्स विदाउट डीकम्पोजिशन। तो ये फ़ायदे हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन के, छोटे छोटे से आसान से टॉपिक इंफॉर्मेशन बेस्ड पेपर में हमें पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास लिक्विड्स के अंदर इस हिस्से से मौजूद। हम फ़िलहाल अब क्योंकि वक्त है हमारे पास तो हम एक स्टार्ट कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को, और वो है सॉलिड्स। सॉलिड्स की डेफिनेशन आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं यहाँ लिख दूँ और आप और मैं जो है वो फिर आगे चल सकें। सॉलिड्स क्या होते हैं, इनकी शेप के बारे में बताइए। डेफिनेट शेप, वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा। सॉलिड्स की 2 बड़ी टाइप्स हैं। फेडरल की बुक के अंदर 2 में से एक टाइप को बहुत ज़्यादा नाम दिए गए हैं और वो नाम ही हमें पेपर में पूछ लिए जाते हैं। सॉलिड्स के 2 बड़े नाम हैं, एक को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरों को क्या कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स के काफ़ी सारे नाम होते हैं जनाब, वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कि इन्हें सूडो सॉलिड्स कहते हैं। एग्री करते हैं जनाब? जो गलत होगा वो आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। एमॉर्फस सॉलिड्स को सूडो सॉलिड्स भी कहते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स को सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। सही है बात? एमॉर्फस सॉलिड्स को ग्लासेस भी कहते हैं और एमॉर्फस सॉलिड्स को एमलगम्स भी कहते हैं। क्या ख्याल है, चारों बातें सही हैं? सारी सही हैं? मैं कह रहा हूँ ये गलत है। एमलगम,
ये सही नहीं है। एमॉर्फस सॉलिड्स को एमलगम्स नहीं कहते, एमॉर्फस सॉलिड्स को ग्लासेस कह सकते हैं, सूडो सॉलिड्स कह सकते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स कह सकते हैं, लेकिन एमलगम्स नहीं कह सकते। अच्छा जनाब, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स में फ़र्क क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है ऑफ पार्टिकल्स, एमॉर्फस सॉलिड्स में रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं होती, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स में स्मॉल पोर्शंस ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट होते हैं। इनको क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। क्रिस्टलाइट्स की डेफिनेशन हमें 4 ऑप्शंस की फॉर्म में आ सकती है। स्मॉल रीजन्स ऑफ ऑर्डर ओवरऑल एमॉर्फस सॉलिड्स आर नोन एज, तो आप कहेंगे क्रिस्टलाइट कहते हैं उन्हें। ये सारी बातें हमने फ़िलहाल देख ली, आल्दो हम सॉलिड्स पर आगे भी जा सकते हैं, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि आप लिक्विड्स को एक बारी थॉरोली पढ़ लें। टेस्ट आपके शुरू होने वाले हैं, एसओएस आपसे शेयर हो चुका है। आप पहले टेस्ट की भी तैयारी करें जो कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का है, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, और फिर तीसरे टेस्ट के लिए हम इंशाल्लाह कल सॉलिड्स को मुकम्मल करेंगे। कोई सवाल आपके जहन में है तो पूछ लीजिए। नहीं, एवेपोरेशन हाई नहीं होगी जनाब। स्ट्रॉन्ग इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो एवेपोरेशन कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये कहा मैंने, अगर इसके ऑपोजिट कह दिया तो वो गलती से कह दिया होगा, लेकिन बात यही है जो आप समझती हैं कि जिसमें बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, इन्वर्स रिलेशन है, तो जिसमें बॉन्डिंग ज़्यादा होगी उसकी एवेपोरेशन कम होनी चाहिए। ठीक है जी बात। चलिए जनाब, जी जी। नहीं जी, जो ग्लास है ना, ग्लास के अंदर इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, और एमॉर्फस सॉलिड्स शुरू में जब बने और उन शुरू वाले सॉलिड्स में से एक ग्लास रहा है, यानी कि शुरू में जो पहला ग्लास हमेशा से इंसान जानता है, काफ़ी अरसे से ग्लास के बारे में इंफॉर्मेशन है। रबड़ के बारे में उतनी पुरानी इंफॉर्मेशन शायद हमारे पास नहीं है जितनी ग्लास के बारे में है। तो ग्लासेस वर्ड जो है वो इसके लिए यूज़ हुआ क्योंकि ग्लास वन ऑफ द फर्स्ट एमॉर्फस सॉलिड्स जो दुनिया में डिस्कवर हुए होंगे या जिनके बारे में श्योर हुआ होगा हमें कि वो एमॉर्फस हैं, वो ग्लास रहा होगा, क्योंकि ये सुपर कूल्ड लिक्विड, ग्लास सुपर कूल करके बनाया जाता है, बनने की साइंस भी इसकी सुपर कूल्ड लिक्विड वाली है, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ गया एमॉर्फस सॉलिड का, जनरली ग्लासेस, जनरली। ठीक है जनाब, ये जनरली नाम है, यानी कि वो ग्लास से आपने वो रबड़ को, रबड़ इस्तिलाही माने नहीं होते जैसे, यानी कि जो विच डिपिक्ट सम प्रॉपर्टी, वैसे वाले वो मानों में ग्लास कह रहे हैं। ये ग्लास वो शीशे वाला ग्लास वाला नहीं है, ये ग्लास है कि जी शुरू में जो एमॉर्फस सॉलिड थे वो ग्लास ही डिस्कवर हुआ था या पता लगा था, तो उसी मुनासबत से फिर इन्हें ग्लासेस भी कह देते हैं, निक नेम पड़ गया। सही हो गई जी बात, आपने बिल्कुल ठीक कह दिया। अब यहाँ पर ये वाला जो रिलेशनशिप है कि वेपर पर बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, वैसे लिखा कहीं है हमने, बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, एक्सटर्नल प्रेशर, इन सब की बात लिखी है। हमने कहा कि वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ बात हो रही थी, मुझे लगता है वहाँ तो हमने लिखा ही नहीं। वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज़ ए कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी एट ए गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज ना हो तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा, चाहे चीज़ का वेपर प्रेशर कम था या ज़्यादा था, ये कहा जनाब हमने, इस सेंस में बात की। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा, चाहे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो या ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम ही रहेगा, प्रोवाइडेड दैट एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट। इस सिनेरियो में हमने बात की है। ओके जनाब। अच्छा, कोई मिसाल दें आप, फिर मैं इस पर बात करता हूँ।
नहीं 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 जी, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है ये बात। मैं कर मुझे मसला कुछ समझ आ गया। आप कह रहे हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर है मिसाल के तौर पे 760 टॉर, आप इसे कर देते हैं 600 टॉर, तो आपने क्या कम किया, आपने एक्सटर्नल प्रेशर को कम किया। तो एक्सटर्नल प्रेशर कम करने से वेपर प्रेशर भी कम हो गया होगा, क्या ये कह रहे हैं आप? ऐसा ही कह रहे हैं ना? मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? लेटस से आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर को रखें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वेपर प्रेशर होता है 9 टॉर, 9 टॉर होता है जनाब, याद रख लीजिए। अब अगर एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर हो तब भी वाटर का 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर 9 टॉर ही रहेगा। एक्सटर्नल प्रेशर 600 टॉर हो जाए तब भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वेपर प्रेशर 9 टॉर ही रहेगा। असल में एक्सटर्नल प्रेशर जब आप कम करते हैं तो कम एक्सटर्नल प्रेशर को मैच करने के लिए वेपर प्रेशर को भी कम ही 600 टॉर पे वेपर प्रेशर पहुंचता है, चीज़ बॉयल करना शुरू कर देती है। तो एक्सटर्नल प्रेशर कम करने से जो कम हुआ है वो बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ है, वेपर प्रेशर अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन क्योंकि अब एक्सटर्नल प्रेशर ही कम है तो इन दोनों को बराबर होने में कम टाइम लगता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ये कहना गलत है कि एक्सटर्नल प्रेशर कम करने से बेसिकली वेपर प्रेशर कम हो रहा है। वेपर प्रेशर कम नहीं हो रहा, वेपर प्रेशर 9 टॉर है 10 डिग्री पे, वो उतना ही है, चाहे एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो चाहे कम हो या बहुत कम हो। जब आप एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे, ये गैप देखें, इस तरह गैप है, अगर आप ऊपर वाली वैल्यू नीचे ले आते हैं ये अपनी रफ्तार से जा रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे है, आप इसे और ऊपर ले जाएं वो ऊपर जाता जाएगा, जहाँ जाके मीट होंगे वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। तो रिलेशनशिप फिर से बना एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का। वेपर प्रेशर तो इंडिपेंडेंट चल रहा है एट ए गिवन टेम्परेचर, गिवन कंडीशंस, वेपर प्रेशर इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर ए पर्टिकुलर लिक्विड, और इससे आप उस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ का 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे नॉट और वेपर प्रेशर आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो वाटर ही होगी। ये कह रहे हैं जनाब आप, बात पता लग गई? चलिए ये बिल्कुल बेहतर हो गया। और कोई सवाल है तो बता दीजिए वरना आज का लेक्चर मुकम्मल होगा। एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी कई दफ़ा उनमें चांस से रेगुलर अरेंजमेंट आ सकती है, चांस से रेगुलर अरेंजमेंट आ सकती है। वो होते नहीं क्रिस्टलाइंस सब्सटेंसेस, लेकिन उनमें चांस बेस पे, प्रोबेबिलिटी बेस पे कोई जो है वो क्रिस्टलाइन पार्ट आ गया तो फिर आप उसको क्रिस्टलाइन नहीं कह सकते क्योंकि क्रिस्टल नहीं है वो, बस उसमें छोटा सा पोर्शन है जिसमें क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है, तो उस पोर्शन को क्रिस्टेलाइट कहते हैं। ठीक है जनाब? जी जी। हाँ, ये अच्छी बात इन्होंने कह दी, बहुत ही सही बात इन्होंने कही है। और इनकी तवज्जो जो ये दिलवाना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये वाटर है और ये HF है, ये अमोनिया है, और अब अगर हम इनको देखते हैं तो इन सब का वेपर प्रेशर अलग अलग है और इनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर अलग अलग है। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 4 लिक्विड्स हों, एक को मैं अल्फ़ा कह देता हूँ, इसको बीटा कह देता हूँ, इसको चार्ली, इसको डेल्टा कह देता हूँ, वो हमें कहता है जी 40 डिग्री, मिसाल बता रहा हूँ सिर्फ, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम वेपर प्रेशर जो है वो है HCl का, तो बताएं कि लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसका होगा। तो अब यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में व्हेन यू आर कंपेयरिंग डिफरेंट लिक्विड्स एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो जिसका वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है, ज़ाहिरी बात है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट में बात सही है। अगर आप डिफरेंट लिक्विड्स को कंपेयर करेंगे तो वेपर प्रेशर जिसका ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अगर आप एक ही लिक्विड की बात कर रहे हैं तो फिर उसका वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट से डिपेंडेंट
पॉइंट नहीं है। तो डिफरेंट लिक्विड्स हों तो वेपर प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ये बात होगी कि जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है ज़ाहिर बात है वो जल्दी बॉयल करेगा, और अगर एक ही लिक्विड है तो फिर वेपर प्रेशर उसका जितना भी हो बॉइलिंग पॉइंट तभी आएगा जब उसने आना है। बहुत ही अच्छा सवाल जनाब, ये बात बाकी लोगों के लिए भी क्लियर हो गई है। चलिए जी छुट्टी करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।